नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू कवर करूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आपकी न्यूज होती है वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेस से कलेक्ट की जाती हैं और उसके बाद यहां पर आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं, जो आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग लगातार सतत रूप से रिवीजन करते हुए इस सीरीज को फॉलो करें, जिसका लाभ आप स्वयं एग्जाम हॉल में खुद फील करेंगे, खुद अनुभव करेंगे। ये मैं डेली यहां पर आप लोगों को एश्योर करता हूं, आश्वस्त करता हूं। और आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड स्पेसिफिक चैनल है, @ONLY करंट अफेयर्स के नाम से, चैनल के नाम से ही है, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट आपकी अपडेट्स होती हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, वो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज के फर्स्ट आर्टिकल को देखेंगे हम लोग। आज का जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ये लचित जो आपके बोर्डफुकन है ना, बोर्डफुकन है, ये आपकी एक पर्सनालिटी है। तो हिस्ट्री का जब हम पोर्शन देखते हैं जीएस पेपर 1 में, तो वहां पर इंपॉर्टेंट जो आपकी पर्सनालिटीज हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, तो हम उनको रखते हैं। तो ये आपका जीएस पेपर 1 से लिंक्ड होगा और ये ऐसी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के लिए भी। मेंस पे तो इनके लिए जो है स्पेसिफिक क्वेश्चन बनने का डोमेन मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो यहां पर प्रधानमंत्री जी ने अभी लचित दिवस पर लचित जो आपके बोर्डफुकन है उनको याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। तो हमको यह जानने की जरूरत है कि इन्होंने क्या ऐसा, ये एमिनेंट है तो क्यों है, इन्होंने ऐसा क्या किया था जिसके कारण ये जो हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के अंतर्गत इनको रखा जा रहा है। हमारे देश के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री, वो क्यों उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूं, उसके बाद आर्टिकल्स देख लेंगे। सबसे पहली चीज, जब आप देखते हैं हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जब आप नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे तो ये जो आपका असम, अहोम जो है आपका ये वाला जो एरिया था, उसमें एक आपका पूरा साम्राज्य था, उसके ये एक सेनापति थे। उसके बाद 1671 का टाइम, ठीक है ना, जब हमारे यहां क्या मुगल एम्पायर था, आपको पता है, ठीक है ना। तो ये जो 1671 का आपका टाइम चल रहा है ना, तो उस टाइम पर एक जो है युद्ध हुआ था सराई घाट का, नाम याद रखिएगा, सराई घाट का आपका वो युद्ध है। तो सराई घाट के प्रसिद्ध युद्ध के लिए ये फेमस है और इन्होंने जो राम सिंह फर्स्ट थे उनके नेतृत्व में मुगल सेना के द्वारा जो अहोम किंगडम था, जो अहोम साम्राज्य, तो उसमें कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। तो उस चीज को इन्होंने क्या किया था, सफल बना दिया था। मतलब जो है कि इन्होंने रक्षा की थी अपने साम्राज्य की, इसलिए ये फेमस है। अब ये बताइए कि ये किस नदी के तट पर जो है लड़ा गया हुआ युद्ध रहा होगा। अगर आपको ज्योग्राफी की जानकारी तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर ब्रह्मपुत्र का जो है आपका कोस्टल वाला एरिया, ब्रह्मपुत्र के तट पर लड़ा गया था ये युद्ध। और किस जगह पे, तो ये गुवाहाटी में है ना, गुवाहाटी में, गुवाहाटी या गुवाहाटी जो भी आप लोग प्रोनाउंसिएशन करते हो। उसके अलावा आप देखेंगे तो एनडीए के द्वारा जो आपकी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है उसके द्वारा 1999 में, 1999 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी, तो प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ कैडेट को, जो एनसीसी कैडेट वगैरह आप लोग देखते होंगे, तो उनके अंतर्गत लाचित बोर्डफुकन स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। मतलब ये जो है इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कि इनके नाम पर जो है वहां पर जो है गोल्ड मेडल भी दिया गया था, ठीक है ना। तो इसका जो पृष्ठभूमि है यह है कि 1671 आपको याद रखना है, सराई घाट की लड़ाई याद रखनी है, ठीक है ना। उसके अंतिम चरण के दौरान जब मुगल्स वगैरह थे, तो जब वो नदी पार करके, सरमिया घाट को पार करके असमिया सेना पर उन्होंने हमला किया, तो कई जो असमिया सैनिक थे उनकी हिम्मत जो है वो हार जाते हैं, है ना, मतलब हिम्मत हार जाते हैं, जो उनका मोटिवेशन है पूरा डाउन हो जाता है, वो सोचते हैं कि अब हम हार जाएंगे। तो ऐसे में फिर जो ये सेनापति के रूप में लचित थे, क्योंकि किसी भी सेना के अगर सेनापति दक्ष होते हैं, उनके
अंतर्गत जो कूटनीतिक, रणनीतिक और जो उनका मतलब सैन्य जो भी उनकी क्या है कैपेसिटी जो बहुत अच्छी होती है, तो फिर उन्होंने उस कारण से अपने सैनिकों का आह्वान किया, उनको मोटिवेट किया और अंतिम सांस तक लड़ने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल जैसी जबरदस्त सेना को भी हार का सामना करना पड़ा। तो ये रेफरेंस है, नॉर्मल सी चीजें हैं, इसको देख जाइएगा आप लोग, और यहां पर वही चीजें लिखी गई हैं, तो यहां पर आप लोग इसको पढ़ जाइएगा। तो यहां पर टाइम सेव करेंगे, बिल्कुल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपके लिए ये टॉपिक है ना। सारी चीजें वही लिखी गई हैं, और बस यहां पर आप देख लीजिए कि जो आपका टू कॉमेमोरेट द माइट ऑफ लचित बोरफुकन एंड द विक्ट्री ऑफ द असमीज आर्मी इन द बैटल ऑफ सरायघाट, लचित दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24th of November throughout Assam. The best cadet of National Defence Academy is awarded with Lachit Medal, which is named after Lachit Borfukan, है ना। तो नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा ये लोकप्रिय भी है आप लोगों के बीच में, है ना, एस्पिरेंट्स के बीच में, मानसून। तो यहां पर ड्यू टू द स्लोइंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून है, ये लौटता हुआ जो आपका क्या है, जिसको रेनफॉल बोला जाता है ना। तो देखिए, जैसे हम अगर मानसून को देखें तो दिशा के हिसाब से नाम कैसे रखते हैं, तो जब ऐसी आती है आपकी तो इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, है ना। तो मतलब क्या है आपका दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, और जो ये आपका ऐसा लौटता है जो आपका जिसको आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, मेडिटेरेनियन सी से होके उठ के आता है ना। तो वो जब आपकी ठंडी, जब आपका विंटर चल रहा होता है तो अपना जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी, तो यहां पर बारिश होती है, तो सेकंड टाइम भी वहां गेहूं की खेती होती है। ये सब चीजें आप लोगों को पता होगा, तो उसको कनेक्ट करिएगा, वो लौटता हुआ मानसून है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां पर, जो आपका ये मानसून का जो डायरेक्शन है, इसलिए उसका नाम जो है वैसे किया जाता है। अब हमको यहां पर पढ़ना क्या है आज के लिए, आपके लिए जो होमवर्क है वो ये है कि मानसून पे आप एक नोट्स रेडी करिए। कैसे नोट करेंगे कि ये क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट क्या है आपका टॉपिक है, हमेशा मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें आपको इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, लाइक जैसे अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें हम, साउथ वेस्ट मानसून जो है मेनली, है ना, जो हमारे यहाँ मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का, वो उसके अंतर्गत देखते हैं। तो इसमें हम मानसून का आगमन और प्रस्थान देखते हैं, उसमें देखते हैं अनसर्टेनिटी बनी हुई जो होती है, ये डायरेक्टली आपका एग्रीकल्चर से क्या होगा, इंटरलिंक्ड है, इसलिए पढ़ने की जरूरत है। इसी से हम समझ पाएंगे कि हमारे यहाँ फार्मर्स को क्या समस्या है, इसी से हम समझ पाएंगे कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत हमको क्या क्या काम करना है, जो होलिस्टिक अप्रोच में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको वहां पर डेवलप करना है। तो मानसून का आगमन और प्रस्थान, इसमें अनसर्टेनिटी रहती है, तो भैया एग्रीकल्चर में भी अनसर्टेनिटी रहेगी। फर्स्ट पॉइंट जो गुण आपको लिखना है उसमें मैं हेडिंग बता रहा हूं। दूसरा, मानसून का अचानक प्रस्फुटन, आप देखते हैं कि एकदम से बहुत ज्यादा बारिश हो गई, अगर कोई वहां पर पैचेस बन जाता है तो, है ना, तो और एकदम से पता चला कि किसी क्षेत्र में सूखा पड़ गया, तो कहने का मतलब मानसून का अचानक प्रस्फुटन और एकदम से जो है बहुत ज्यादा बारिश हो जाना और कभी कभी बिल्कुल बारिश ना होना। उसका कारण होता है वो जो आपकी ट्रेड विंड होती है ना, तो जब वो हिमालय के नीचे रहती है, अभी सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। मानसून बहुत बड़ा टॉपिक है और वो ज्योग्राफी की मेरी सीरीज में बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया गया होगा, नहीं होगा तो आप लोग बोलिएगा, देख लेंगे उसको, एक बार अपने से पढ़िए आप लोग, नॉर्मल सी चीज है। इसके अलावा ब्रेक्स इन मानसून, वो भी पैचेस से रिलेटेड है, वहां पर कोई हर्डल क्रिएट हो जाता है तो वहां पर ब्रेक हो जाता है। मतलब आप देखते हैं ना, मानसून आ गया, कुछ दिन के लिए बारिश बंद हो गई, फिर कुछ दिन बाद फिर स्टार्ट हो जाती है, लेमैन की लैंग्वेज में समझना। इसके साथ ही इससे इंटरलिंक जो एक फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है वो है वर्षा में अनिश्चितता। तो सीधी बात है, सारी जो पॉइंट्स है एक दूसरे से क्या है आपके कनेक्टेड है। तो अब मानसून के आगमन और अगर प्रस्थान में अनसर्टेनिटी होगी तो इसके ड्यूरेशन में भी अनसर्टेनिटी होगी। अब अनसर्टेनिटी होगी तो ये मेनली किससे रिलेटेड है, आपका साउथ वेस्ट मानसून की बात कर रहे हैं। टॉपिक यहां नॉर्थ ईस्ट मानसून है, हमको समझना मानसून है। अब साउथ वेस्ट मानसून की बात करेंगे तो 20th मई को आप देखेंगे तो जो आपका अंडमान निकोबार वाला एरिया है वहां से वो स्टार्ट होता है, उसके बाद आपके मेन लैंड में वो 1 जून को आता है। इसके बाद जब मानसून का आगमन है वो आपका कहां से हो रहा है, साउथ से हो रहा है। लेकिन अगर उसका प्रस्थान की बात करेंगे, जिसको हम बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, लौटता हुआ मानसून, जिससे जो सदर्न एरिया में आपके तमिलनाडु वगैरह में आप लोग बारिश देखते होंगे, ठीक है ना। तो ये देखा जाता है जनरल एक फिनोमिना मानसून के अंतर्गत। मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आज भी जो है लगातार रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, तो और बोलते हैं सबसे जो कॉम्प्लेक्स आपका कॉन्सेप्ट है वो मानसून का है। तो हमको एज अ जीएस देखना है ना, हमको वहां पर कोई मतलब रिसर्चर नहीं बनना है, एनालिस्ट नहीं बन रहा है, ज्योग्राफर नहीं बनना है। तो यदि अगर यहां जनरल जो फिनोमिना देखा जाता है तो सैंपलिंग के हिसाब से अभी तक का अनुभव बताता है ज्योग्राफर्स का कि यदि मानसून का आगमन अगर आपका लेट हो रहा है, अगर लेट आया मानसून तो वो लौट
लौटता भी जल्दी है। कहने का मतलब ये कि टोटल उस साल जो है डेफिसिट हो जाता है रेनफॉल में। फिर आप देखेंगे कि टेम्पोरल जो है इसमें, मतलब टेम्पोरल कालिक बोलते हैं, है ना। और मतलब जैसे ड्यूरेशन में दो चीज ले लीजिए, एक तो लंबा ड्यूरेशन हो गया जिसको वर्षों में देखते हैं, एक जो है ऐसा देखते हैं कि कम टाइम फ्रेम में होता है, फिर एक ऐसा देखते हैं कि क्षेत्र के हिसाब से। तो मानसून में अगर अनसर्टेनिटी होगी तो एक ही क्षेत्र में अलग अलग रूप से वहां पर रेनफॉल का पैटर्न देखेंगे, कहीं ज्यादा हो रही होगी, कहीं पर कम हो रही होगी, है ना। अब साउथ वेस्ट मानसून की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे तो हमको दिखाई देगा कि ये सामान्यतः जो है साउथ से जो है आपके वो नॉर्थ की तरफ जो है मूवमेंट करता है, तो साउथ वेस्ट ऐसा बोला जाता है इसको, ठीक है ना। फिर पूर्व से पश्चिम की ओर जो मानसून की अवधि में अंतर होता है वो आपका साउथ वेस्ट मानसून के अंतर्गत देखते हैं। इसको कैसे समझिए, देखिए आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, यहां गारो, खासी, जयंतिया ये सब हिल्स हैं, ये मासिन राम, चेरापूंजी वाला इलाका सबसे ज्यादा आपका रेनफॉल, क्योंकि ये आपका ट्रेड विंड वाला इलाका है। जब आप ग्लोब में देखेंगे जो ट्रेड विंड्स होती हैं तो ये यहां से मॉइस्चर लेके आती हैं, तो आपके ईस्टर्न साइड के कॉन्टिनेंट्स में, ट्रॉपिकल एरिया में जो है ईस्टर्न कोस्ट की तरफ से ज्यादा बारिश करते हुए वेस्टर्न पार्ट में जब पहुंचती है, मॉइस्चर कम हो जाता है तो बारिश वहां पर अपने आप कम हो जाती है। इसलिए वेस्ट साइड में आपके डेजर्ट वगैरह पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। और इसीलिए यूपीएससी ने फ्रेम किया 2013 में क्वेश्चन कि ट्रॉपिकल एरियाज में क्या कारण है कि वेस्ट साइड में ही आपके मरुस्थल पाए जाते हैं। अब किताबों में नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं लिख पाएंगे। कितनी छोटी सी चीज है, सिर्फ कनेक्टिविटी, है ना। मतलब मैं बोलता हूं कि जीसी लियोन के 17 चैप्टर दो पन्ने में अगर आपको क्लाइमेटोलॉजी क्लियर है तो मैंने 2 पन्ने में खुद भी सिनॉप्सिस बना रखी है कि पूरे वर्ल्ड का जो है रेनफॉल पैटर्न हम समझ सकते हैं। एक बार रेनफॉल, एक बार हमको वहां का क्लाइमेटोलॉजी समझ में आ गया तो इकोनॉमी से लेके, सोशल डायमेंशन से लेके, पॉलिटिकल यहां तक की जो भी डोमेन होता है वो सारी चीजें हम समझ सकते हैं। ज्योग्राफी को मैं पूरे जीएस की मां मानता हूं, मदर मानता हूं, क्योंकि उसी से सारी चीजें डिसाइड होती है। अगर हिस्ट्री में भी किसी क्षेत्र को लेके दो राज्यों के बीच में विवाद है तो आप याद रखिए उसकी कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस होगी जो आप आईआर में देखते हैं। तो कोई चीजें एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं कि जैसे आप ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे ऐसे याद कर लीजिए कि हमारे यहां रेगिस्तान किधर है, राजस्थान साइड में, वेस्ट साइड में क्या है, तो इधर से इधर आते हुए रेनफॉल हमारे यहां कम हो जाता है, ठीक है ना। ये नॉर्मल सी चीज है। तो ये रेनफॉल के पैटर्न को सीधे सीधे जो है वहां पर क्या करता है, उस पर जो है सीधा सीधा जब अपना जो है प्रभाव दिखाता है, ठीक है ना। वर्षा में अनिश्चितता आप ऐसे देख सकते हैं कि इंडिया में रेनफॉल का पैटर्न देखेंगे तो एवरेज जो निकाला जाता है एनुअल वो 117 सेंटीमीटर बोला जाता है, लेकिन जो कभी कभी 90 सेंटीमीटर तक हो सकता है, तो कभी कभी 125 से 130 तक सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो हमारे यहाँ फसलों से अंदाजा लगाइए, कहीं पर जो है बिल्कुल कम वर्षा होती है 50 से 70 सेंटीमीटर, तो वहां पर जो मोटा अनाज वैसा जो है वैसी फसलें उगाई जाती हैं जिसमें कम जो है जल की आवश्यकता हो, है ना। उसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट साइड में और इधर देखेंगे जहां बारिश ज्यादा है तो वहां चावल अवल जहां पर 200 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, 150 सेंटीमीटर बारिश हो रही है ना। इस तरीके से आप समझिएगा उसको, ठीक है। और उसके अलावा जो इसकी डिफरेंट जो एक्सप्लेनेशन है मानसून की, ठीक है ना, ये जो है आपका अरब ट्रेडर ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। और इसका जो सिंपल सा डेफिनेशन है क्या है, जो आपकी सीजनल विंड्स होती हैं उनके डायरेक्शन में रिवर्सल हो जाता है। कहने का मतलब है कि अरब सागर में पवनों का ऋतुवत परिवर्तन होता है, उसी को हम मानसून बोलते हैं। इसकी दो जो आपकी व्याख्या है देख जाइएगा, पढ़ लीजिएगा उसको। एक है आपका थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल है मतलब कहीं ना कहीं हीट से सीधा सीधा ये आपका कोरिलेट होगा, तो तापीय सिद्धांत है। दूसरा है आपका यूरोपियंस की जो है आपकी एक मॉडर्न जो है एक्सप्लेनेशन, जो अभी जो है सबसे ज्यादा जो है एक्सेप्टेड मानी जाती है, वो है आपकी दो एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ जाइएगा, है ना, जो आप लोग देखते होंगे उसी से संदर्भित है आपका जो ITCZ देखते होंगे आप लोग, थर्मल जो आपकी इक्वेटोरियल जो आपकी लाइन है, तापीय विषुवत रेखा देखते होंगे आप लोग, है ना। तो वहां पर दोनों जो आपकी ट्रेड विंड्स वाला एरिया होता है, देखिए मैं आपको बता भी देता हूं, जैसे ITCZ, थोड़ा सा रेनफॉल के बारे में मैं एक ब्रीफ करता हूं। आप इसको ऐसे समझिए कि सूरज जो है आपका इक्वेटर में भी आएगा सन, उसके बाद आपका यहां भी जाएगा, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ठीक है ना, फिर पोल पे भी जाएगा, फिर वो आपका कैप्रिकॉन में भी आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये जो है आपका ITCZ वाला जो है आपका एरिया है जहां पर जो है दोनों तरीके की जो ट्रेड विंड्स होती है वो आपस में मिलती हैं। तो एक बात बताइए, जब सूरज जो हम सुनते हैं कि 21 जून को जो है वो जो है कर्क रेखा के ऊपर होता है, कहने का मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये जो ITCZ है वो शिफ्ट हो जाएगी नॉर्थ की तरफ, ठीक है ना। फिर वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और उसके बाद जब सूरज नीचे आएगा तो वो नीचे भी शिफ्टिंग होगी, तो मतलब शिफ्टिंग होती है ITCZ की, जो सीधा सीधा इंपैक्ट डालता है, समझिएगा इसी चीज को। अब देखिए जो ला लीना और जो एल लीना का इंपैक्ट समझते हैं, तो जो आप नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट देख रहे हैं और साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में जो पेरू वाला पार्ट है वहां पर हम्बोल्ट करंट पेरुवियन करंट है, अब वो कोल्ड करंट है। अब जब वो कोल्ड करंट है तो नॉर्मल फिनोमेना है, लेकिन जब वो उसी
मतलब क्लाइमेट में उसी दौरान जो है अगर वो गर्म हो जाए तो पूरा जो आपका वहां पर फिनोमिना उल्टा हो जाएगा। बस उसी संदर्भ में ला लीना और एल नीना का जो है आपका क्या देखते हैं, एल नीनो का अपन इंपैक्ट देखते हैं ना। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि हमको मानसून पे जेट स्ट्रीम का भी प्रभाव देखना है, क्योंकि सदर्न जो आपकी ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जो आपकी स्ट्रीम होती है वो भी देखते हैं, सब ट्रॉपिकल जिसको आप बोल रहे हैं। देखिए सब ट्रॉपिकल जो आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये चलती है आपकी भूमध्य सागर में। ध्यान से सुनिएगा, मैं STWZ की बात कर रहा हूं, जो सब ट्रॉपिकल आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, भूमध्य सागर से वेस्ट से ईस्ट की ओर ये अपना मूवमेंट करती है। और हिमालय के पास जब आप देखेंगे, जब ये हिमालय के पास आती है, जैसे हम हिमालय को ऐसा बना ले, यहां पर देखिएगा ये चापी आकृति का है एक तरीके से, तो ऐसा बना लेते हैं। तो ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आई, तो इसका एक पार्ट जो है ये ऊपर चला गया और एक पार्ट जो है इसका ऐसे नीचे आ गया। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो यहां पर जो है ये ऐसे, तो यहां पर जो है आपका ITCZ वाला ट्रेड विंड्स वाला आप देख रहे हैं, दोनों का मिलन होगा। तो उत्तर की ओर जब है हाई प्रेशर निर्मित नहीं होता जब, है ना, तो वहां पर कन्वर्जेंस नहीं होगा। तो वहां पर कन्वर्जेंस अगर नहीं होगा तो मानसून का डिप्रेशन से सीधे सीधे वो संदर्भित होगा। कहने का मतलब ये है कि जब ये दो भागों में विभक्त हो जाती है हिमालय के पास आकर, तो हिमालय के ऊपर एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो वहां पर जनरेट होती है। और जब वो जनरेट होती है तो कहने का मतलब ये है कि जो जेट स्ट्रीम है उसको वहां पर प्रेजेंट रहने के लिए क्या करना होगा कि एक स्पेसिफिक उसको क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत होगी, तभी तो वो जो है उत्तरी मैदान के भारत के ऊपर से डिस्प्लेस्ड होगी। जब तक वो वहां पर रहती है तब तक फिर हमारे यहां जो है वो मानसून नहीं आ पाता, तो उसको वहां से हटने की जरूरत होती है। क्या होती है? जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि वर्षा तभी होगी जब कोई जो आपका पार्ट होगा वो क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होगा तो हवा हल्की होगी, हवा हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो इस खाली जो आपकी जगह है उसको भरने के लिए ठंडी हवा आएगी। कहने का मतलब इस ठंडी लो प्रेशर यहां पर जो है बनना चाहिए, हाई प्रेशर नहीं बनना चाहिए। तो ये ठंडी है, टेम्परेट जोन से आ रही है। अब अगर वहां से आप समझ लीजिए कि अगर ये वहां पर हाई प्रेशर जनरेट कर देगी तो मानसून पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी कि नहीं डालेगी? बिल्कुल डालेगी। तो इसका जो एक भाग होता है ये नदन प्लेन के 10 से 12 किलोमीटर की हाइट पे जो है रेगुलर फ्लो जो है वहां पर करता रहता है। ठीक है, फिर जैसे ही गर्मी आती है तो ये जो वायु दाब पेटियां होती है उसका जो वहां पर क्या होता है, वहां पर स्थानांतरण होता है। तो उस समय जो भी आपके मतलब वायुमंडलीय परिसंचलन हो रहा होता है तो उसके ये अपर पार्ट में जो है वहां पर ट्रांसफर होना पड़ता है। लेकिन भारतीय जो आपका उपमहाद्वीप है, इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, क्लाइमेटोलॉजी के इतने स्पेसिफिक फीचर है जो सिर्फ इंडिया के लिए ही जो है वो वहां पर दिखाई देते हैं, वर्ल्ड में कहीं नहीं। बहुत ही विलक्षण जो है सुंदरता देखेंगे आप क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत। सारी ज्योग्राफी आप सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है इसके अंतर्गत जो है मान लीजिए जो सरफेस की कंडीशन है धरातल की वो अगर सामान्य रहती है तो जब नॉर्मल कंडीशन रहेगी तो ये जो आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है इसका जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर इसके डिस्प्लेसमेंट पे अगर लेट हो जाता है तो जब तक ये जेट धारा नदन प्लेन के ऊपर रहेगी तो क्या करेगी? अब आप बताइए, वहां पर मानसून को रोक देगी, मानसून के संचलन में क्या कर देगी? ब्रेक कर देगी। यही ब्रेक तो आपको वहां पे लिखना है कि किस तरीके से ब्रेक्स आते हैं, है ना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है मानसून के अंतर्गत। तो इसके कारण वहां पर रेनफॉल में जो है अनसर्टेनिटी देखी जाएगी। देखिए सारी चीजें कनेक्ट हो रही है ना, कहने का मतलब। तो वही चीजें इनको लिखना है, देखना है हमको कि क्या क्या चीजें हैं। और इसमें आप तिब्बतन प्लेटू का बहुत बड़ा जो है प्रभाव है वो देखना है आपको, है ना, उसकी हाइट और जो भी आपका लैटिट्यूडनल जो उसका एक्सटेंशन है वो देखना है। ठीक है ना, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे हाइट वाला एरिया है तो जब ठंडी होगी तो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा वो, और गर्मियों में वहां पर तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो वहां पर क्या होगा कि लो जो आपका एयर प्रेशर जोन है उसके निर्माण में देरी हो जाएगी अगर वहां पर, तो जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उसकी शिफ्टिंग में देरी हो जाएगी, तो फिर मानसून के आगमन में देरी हो जाएगी। ठीक है ना, और यहीं पर आप देखेंगे जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो आपका एरिया है, ऐसा समझते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। ठीक है ना, ऐसा समझिए ये हिमालय आपका चापी आकृति का है। तो यहां पर आप हिमालय देखेंगे तो ब्रॉड है, तो यहां पर जो भी आपकी विंड्स होती हैं उनके मिलन में एक दूसरे के कन्वर्जेंस में वहां पर जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाती है। और यहां पर जो आपका हिमालय वाला एरिया है ये जो है आपका थोड़ा सा कंपैरेटिव बात कर रहे हैं, संकीर्ण है, नैरो है, जहां पर नॉर्थ ईस्ट राज्य है। और यहीं पर आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहां पर फॉर्म होती है और ये फिर उत्तरी
समुद्री मैदान के ऊपर जो है इसका आरोहण देखा जाता है, देन तिब्बत के पठार के ऊपर देखा जाता है, वहीं पे दोनों विंड जो है आपकी एक दूसरे से कन्वर्जेंस होंगी और फिर वहां पर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है आपका वो बढ़ जाएगा। देन वहां पर जो टेंपरेचर डिफरेंस ग्रेडियंट है वो जो होगा लगभग 25 होगा, तब ये आपकी जेट जो स्ट्रीम है फॉर्म हो जाएगी वहां पर, है ना। ये मैंने मैक्सिमम चीजें आपको मेन जो है डिक्टेट भी कर दी है बहुत जल्दी में। और एल नीना का जो आपका प्रभाव मानसून में वो सीधा सीधा है, ठीक है ना, आप देख जाइएगा। अगर ला लीना होता है तो वो ला लीना को नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं, जब आपकी ठंडी ही रहेगी वहां पर। अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कि हम साउथ अमेरिका बना लेते हैं, आप लोग अच्छे से बना लीजिए, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो यहां से मान लीजिए इक्वेटर जा रही है, ठीक है ना। 22 दिसंबर का अगर आप टाइम देखेंगे तो कैसा टाइम है, सन कहां होगा, यहां पर सन वहीं पर होगा आपका जो कैप्रिकॉन वाले एरिया में, क्योंकि हमारे यहाँ तो 21 जून को होता है जब योगा डे मनाते हैं। तो ये जो हम पोल करंट है वो आपका वहां पर टेंपरेचर कम होना चाहिए, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, मतलब नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब यहां पर इस सीजन में ये उल्टा हो जाता है, गर्म हो जाती जलधारा, तो उसको एल नीनो बोलते हैं, मतलब वो उसका अपोजिट फिनोमेना है, ठीक है ना। इससे ऑस्ट्रेलिया भी कनेक्टेड है, ऐसे मैप में देखेंगे आप तो ऑस्ट्रेलिया में इधर बना रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, ग्लोब के हिसाब से बना रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे तो यहां टेंपरेचर ज्यादा होता है और यहां पर जो प्रेशर आप देखेंगे एयर प्रेशर वो कम होता है, और यहां पर हम बोल जो करंट है तो यहां पर क्या है, टेंपरेचर आपका क्या है, कम है और प्रेशर ज्यादा है। अब आप बताइए कि जहां पर टेंपरेचर कम होता है, जहां पर टेंपरेचर आपका कम होता है वहां पर भारी हवा है, और जहां पर आपका टेंपरेचर ज्यादा होता है वहां पर हल्की हवा है। तो हल्की हवा जब होगी, गर्म होगी, तो वो ऊपर उठेगी और वो वहां से डिस्प्लेस होगी और उस जगह को भरने के लिए वहां पर ठंडी हवा आती है। यही फिनोमेना आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो ये आपका जो है ला लीना नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है ना, और जो आपका एल नीनो है वो आपका एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है ना। उसके अलावा आप देखेंगे तो ऐसा बोला जाता है, रिसर्चर्स ही बोलते हैं कि एल नीना जो है आपका वो 21 एल नीनो जो है उसमें से केवल 14 जो है वो आपके ड्रॉट वगैरह के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, बाकी नहीं है। और एल नीनो जो है आपका हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है मानसून पर। इस पर भी क्वेश्चन मार्क है, ऐसा अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन में स्टेटमेंट बना दिया जाए कि ये सिद्ध हो चुका है कि एल नीनो हमेशा, पंक्चुएशन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, और हमेशा नेगेटिव जो है इंपैक्ट डालता है मानसून पर, तो अभी इस पर भी पूरी फाइंडिंग्स जो है क्लियर नहीं हुई है। नॉर्मली हम बोलते हैं कि नुकसान करता ही है। अब बात करते हैं हम इस आर्टिकल की, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया देखेंगे जो आपका साउथ वेस्ट मानसून से होता है, और प्री जो मानसून हमारे यहाँ वृष्टि होती है जिसको आप मैंगो शावर, आम्र वृष्टि वगैरह बोलते हैं, अल्फांजो के लिए जो आपका बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है गोवा महाराष्ट्र, उसके अलावा चेरी ब्लॉसम सुनते होंगे, वो सब देखेंगे हम। देन साउथ वेस्ट मानसून देखेंगे, देन उसके बाद हम शीतकाल वाला जो ठंडी वाला लौटने वाला मानसून है, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून से जो वर्षा होती है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, हम उन दोनों चीजों को देखेंगे। पहले हम यहां पर थोड़ा सा आर्टिकल देख लेते हैं। तो इस ईयर जो है रेनफॉल जो है आपका सदर्न पेनिनसुलर जो रीजन है हैज बीन बिलो इट्स नॉर्मल लेवल, ये आपका रेफरेंस हो गया, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या है, ला लीना, द प्रिवेलेंस ऑफ द ला लीना कंडीशन एंड द साइमल्टेनियस लोवरिंग ऑफ द लोअर प्रेशर बेल्ट टू द प्रेजेंट पोजीशन टुवर्ड्स द नॉर्थ। देखिए ये चीजें तो आपको समझ में आ रही होंगी, है ना, वो सीधा सीधा टेंपरेचर प्रेशर का खेल है ना। और जो करंट स्टेट है जो ITCZ का, उसके कारण, तो जो अगर आपको पता है कि मानसून में किन चीजों के प्रभाव से जो है रेनफॉल जो है वो इंपैक्ट होता है और ये चीजें, तो वही टॉपिक लिखा और क्या लिखा है यहाँ पे, पॉइंट कुछ भी अलग नहीं होगा, फंडे वही रहेंगे, रेफरेंस कुछ भी आ जाए। उसके अलावा ला लीना होता क्या, तो नॉर्मल कंडीशन है भैया, ये NCERT में सीधा सीधा 6th क्लास की NCERT में लिखा है ये, है ना। मैं बोलता हूं NCERT सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है ना, तो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वो आपका, ठीक है। तो सारी किताबें जीसी लियोंग और सब जो है ना उसका स्रोत NCERT, लिखने वाले बहुत ही प्रोमिनेंट लोग हैं, कभी पहला पन्ना भी पढ़ा करिए कि ये किताबें तैयार किसने की। मैंने बोला पढ़ने का तरीका बदल दीजिए, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है, नज़ारे अपने आप बदल जाते हैं, इस चीज़ को समझिएगा। ये जो वर्ड मैं यूज़ करता हूँ ना, कल मैंने कमेंट देखा कि आप इधर उधर की बातें ना करें तो क्वालिटी में इंप्रूव होगा, तो टू बी वेरी फ्रैंक मैं क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और मैं जो बोलता हूँ वो मैं सोच समझ के बोलता हूँ, मुझे उसकी कोई गिल्ट नहीं होती। मैं आप लोगों के लिए ही बात करता हूँ ना, रोबोट की तरह यहाँ पर रीड आउट करके चला जाऊँ तो उससे भी जो है आपको फायदा नहीं होगा। तो जो किया जाता है आप लोगों के लिए ही अच्छा किया जाता है ना। अगर किसी को कोई उससे परेशानी हुई हो तो मैं वहाँ पर माफ़ी मांगना चाहूँगा, यही अपना छोटा ही समझ के भाई माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको गलत लगा हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगा। मैं अपना वीडियो वापस भी चेक करके सुनता हूँ कि मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है ना। तो वो उतनी है हम लोगों के अंदर, अपने पर्सनल एथिक्स भी और प्रोफेशनल भी, है ना। पढ़ाते बस नहीं है, अंदर भी व्यक्तित्व में वो चीज़ें जो है एम्बेडेड हैं,
है ना। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर बताई जा रही हैं कि ये जो है ला लीना आपकी नॉर्मल कंडीशन है, इसका जो वर्ड दिया है लिटिल गर्ल दिया है, इसका शाब्दिक अर्थ बताया गया है, और ये सीजनल फिनोमिना है ड्यूरिंग विच द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन है डिक्रीज एबनॉर्मली, नॉर्मल सी चीज़ है। इसके बाद आप देखेंगे दीज आर वाइड स्प्रेड ओशियनिक इवेंट्स जो अफेक्टिंग करते हैं, अफेक्ट डालते हैं ग्लोबल वेदर पे, विंड्स, टेम्परेचर, रेनफॉल। क्या नया लिखा है इसमें? सारी चीज़ें क्लाइमेटोलॉजी के, यही तो आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके बाद एल नीना और ला लीना जो है दोनों जो है आपके ज्वाइंटली जाने जाते हैं, जिसको एल नीना सदर्न ऑसिलेशन बोला जाता है। इस टॉपिक को उठा के देखिएगा रेगुलर यूपीएससी आस्क करती है, मतलब पूछती है रेगुलरली यूपीएससी आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना। आप देखेंगे प्रीलिम्स में, और वहां पर हम बोलते हैं अरे ये सविंदर सिंह में लिखा, अरे भाई मानसून थोड़ी बदल देंगे वो, कोई भी किताब हो, कंसेप्ट समझ लो एक बार, किताबों से बाहर निकलिए, है ना। तो इट इज कैपेबल और प्रोड्यूसिंग वेदर कंडीशंस लाइक ड्रॉट है, फ्लड है, हीट है, कोल्ड कंडीशंस है, नॉर्मल सी चीजें। अब सब रेपिटेशन है जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद नॉर्मल साइकिल बता रहे कि ये इवेंट जो है आपका फ्रॉम 9 to 12 मंथ्स का होता है, विच कैन समटाइम्स बी एज लॉन्ग एज 18 मंथ्स एंड इट रिपीट्स इट्स साइकिल एवरी 3 to 5 ईयर्स। अब नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में यहां पर बताया जा रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा इंडिया के कंटेक्स्ट में, देखिए लौटता हुआ मानसून। तो ये मानसून जो है यूजुअली जो लास्ट करता है, जहां पर रहता है, निर्धारित करता है, ये आपके सदर्न पेनिनसुला में, क्योंकि लौटता है जब, फिर यहां से मॉइस्चर गेन करेगा, फिर यहां पर रेनफॉल। तो देखेंगे सदर्न वाले एरिया, सदर्न जो हमारा एरिया है, दक्षिणतम जो आपका एरिया है तमिलनाडु वगैरह, वहां पर वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। तो ड्यू टू दिस मानसून सम साउथ एशियन कंट्रीज सच एज मालदीव्स है, श्रीलंका है, म्यांमार है, ऑल्सो रिसीव रेनफॉल बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। देखिए यूपीएससी ने एक क्वेश्चन और भी पूछा था कि जब हम मानसून की बात करते हैं ना, तो साउथ ईस्ट एशिया का ये स्पेशल क्लाइमेटिक जो है फिनोमिना है, तो उसमें सिर्फ इंडिया के पैटर्न से पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगी, और हमको ये देखना है कि कहां कहां पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। बहुत जनरलाइज्ड क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपके पास कि नहीं है। तो ड्यू टू दिस जो आपका मानसून है इस एरिया में कि म्यांमार में और श्रीलंका में, मालदीव्स में, वहां भी रेनफॉल जो है रिसीव की जाती है। और रेनफॉल जो है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून से सिग्निफिकेंटली देखा जाता है। तमिलनाडु बार बार मैं हाईलाइट कर रहा था, पुडुचेरी, कराईकल और यानम और कोस्टल आंध्र प्रदेश, केरला, नॉर्थ जो आपका इंटीरियर कर्नाटका है वहां पर, माहे और लक्षद्वीप में, बिकॉज दे प्रोवाइड बेनिफिट्स इन द क्रॉप। तो सीधी बात है, नॉर्मल सी चीजें हैं। और इसमें जो यहां पर ये बताया जा रहा है कि ला लीना का जो आपका रिलेशन है नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में, उससे संदर्भित करके यहां पे कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। तो पहला लिखा गया है कि ये जो कंडीशन है वो इंक्रीज करती है रेनफॉल को। क्यों करेगी? मैंने आपको पहले बताया, ये आपकी नॉर्मल कंडीशन है ना, फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। लेकिन किसके लिए? साउथ वेस्ट मानसून के लिए। व्हाइल इट हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन रेनफॉल ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून विच रिड्यूस द चांस ऑफ रेन। एक बात बताइए, जब कोई चीज साउथ वेस्ट मानसून को जो है फायदा दे रही है, तो दोनों जो है आपके गोलार्ध अलग हो गए। वही सेम अगर टेम्परेचर और आपका प्रेशर और क्लाइमेटिक कंडीशन रहेंगी, तो नदन जो आपका हेमिस्फीयर होगा उसमें तो उल्टा इंपैक्ट होगा ना। तो उसी चीज को कोरिलेट करिए कि ये आपका लौटते हुए मानसून के लिए जो नॉर्थ ईस्ट वाला है उसके लिए नेगेटिवली जो वहां पर है इंपैक्ट डालता है, और साउथ वेस्ट के लिए पॉजिटिवली वहां पर इंपैक्ट डालता है। उसके बाद आप देखेंगे ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ ला नीना द कंबाइंड सिस्टम फॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल बिकम्स लो प्रेशर और साइक्लोनिक प्रोन रीजन एज द सिस्टम गेट्स शिफ्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। इसके बाद इस सिस्टम के अंतर्गत देखेंगे तो इंस्टेड ऑफ मूविंग वेस्टवर्ड टर्न्स बैकवर्ड्स। नॉर्मल सी चीजें देखिए, सब रेपिटेशन है। द स्टेट ऑफ दिस सिस्टम इज नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्थ रिजल्टिंग इन नॉट मच रेनफॉल इन द सदर्न रीजन सच एज तमिलनाडु। तो जहां पर बारिश होगी, अगर ये कमजोर पड़ेगा तो वहां पे बारिश कम होगी, नॉर्मल सी चीज है। अब ये वही चीज बता दिया इन्होंने जो मैं आपको मैप से बता रहा था। ये आपका पेरुवियन हम्बोल्ट करंट है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया है ना। तो दोनों जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन हमने देख ली। अब मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं रेनफॉल से, वो आप देख जाइएगा, है ना। टाइम लगाता वहां हूं मैं, ये टाइम आपके लिए जो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है ना। ये अलग से पढ़ाने की यहां जरूरत नहीं होती है। यहां पर अगर अपन सोचें तो सिर्फ मैं यहां पे आर्टिकल डिस्कस करके बिल्कुल निकल सकता हूं, है ना। तो ये चीज समझिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया देखेंगे तो अगर आप देखेंगे कि आप ले लीजिए समर वाला सीजन, समर वाले सीजन की बात करें मतलब ग्रीष्मकाल, तो इसके 3 स्रोत हैं। सोर्सेस देख लेते हैं हम, कहां से बारिश आ रही। तो प्री मानसून जो वर्षा होती है जिसके अंतर्गत आप देखते हैं जो मैंगो शावर गोवा महाराष्ट्र में अल्फांसो के लिए बेनिफिशियल होती है, चेरी ब्लॉसम कॉफी कर्नाटक के लिए, है ना। तो काल बैसाखी थंडर स्टॉर्म बोलते हैं बेसिकली, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल में देखा जाता है। जो नदन जो आपके कोस्टल एरियाज है वहां भी देखा जाता है। तो कहने का मतलब ये कि जो आपके काल बैसाखी है, तो
तो यहां पर जो है इस तरीके की बारिश जो होती है उसको देखा जाता है ना। तो और उसके अलावा दूसरा स्रोत क्या है, जो साउथ वेस्ट मानसून है आपका, है ना, समर में। उसके बाद आपका ट्रॉपिकल जो आपके साइक्लोन होते हैं उससे भी रेनफॉल कुछ जो है वो यहां पर रिसीव किया जाता है। तो आप देख लीजिए कि हमारे यहां जो टोटल रेनफॉल रिसीव किया जाता है उसका 75 to 80%, 75 से 80% जो रेनफॉल है वो आपका किस में, ग्रीष्म काल में होता है। देन जो रेस्ट आपका 20% अराउंड है वो आपका विंटर्स के रेनफॉल से रिसीव होता है, और उसमें दो ही फैक्टर्स आते हैं, एक आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून है और दूसरा आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना। नॉर्मल सी चीज है। अब साउथ वेस्ट मानसून हमने देख लिया है, इसमें वर्षा प्रणाली का जो आपका निर्धारण है वो साउथ वेस्ट मानसून से होता है। 60% हमारे यहां जो टोटल रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मानसून से होता है। 90 दिन लगभग माना जाता है प्रेसिपिटेशन का जो आपका ड्यूरेशन है इसके दौरान। और आप मैप में देखेंगे तो अगर इसको हम बनाना चाहें यहां पर तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो ये जो आपका अगर मैप अगर आप बनाते हैं तो इसमें दो तरीके की, एक तो ये अरेबियन सी वाली ब्रांच हो गई आपकी, ठीक है ना, और जो दूसरा हो गया आपका ऐसा वाला जिसको आप बोलते हैं साउथ वेस्ट वाली, मतलब ऐसा समझिए बंगाल की खाड़ी वाली जो ब्रांच है आपकी, साउथ वेस्ट मानसून जिसको। तो फर्स्ट जो डायरेक्शन होता है मानसून का वो पहली दिशा में मुड़ने के बाद ऐसे डेविएट होती है, ठीक है ना। तो इसमें जो है नॉर्मली आप देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून और बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा दो चीजें होती हैं, है ना। तो अरब सागर वाला वेस्टर्न घाट में हो जाएगा, वो आपका कहां हो जाएगा, ईस्टर्न वाले स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट वाले में। ये पश्चिमी राज्य में देगा, लक्षद्वीप में देगा मेनली वर्षा, थोड़ी बहुत वर्षा जो होगी सेंट्रली जो हिल रीजन है विंध्या सातपुड़ा वहां पे भी देखा जाता है, ठीक है ना। और उधर देखेंगे बंगाल की खाड़ी शाखा में तो सबसे ज्यादा बारिश आपका नॉर्थ ईस्ट राज्य में, मासिनराम, चेरापूंजी सब वहां दिखाई देगा। ईस्टर्न हिमालय वाले पार्ट में, अंडमान निकोबार में, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान वाले एरिया में। और आपको पता है कि वर्षा की दृष्टि से सर्वाधिक जो हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट जो आपके क्षेत्र है, क्योंकि वही जो है बायोडाइवर्सिटी से कनेक्ट होगा, तो वो आपका वेस्टर्न घाट वाला आपका एरिया हो गया और नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हो गया, ठीक है ना। तो आप जो है इस तरीके से इन चीजों को यहां पर देख जाइएगा, नॉर्मल सी चीजें, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देख जाइएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखेंगे, ये हेल्थ से रिलेटेड है। यहां पर फाइनेंस कमीशन की जो है आपकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं 15th की हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, उसके बारे में है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करके किनारे लिखिएगा, है ना। और क्वेश्चन मानसून पे ही रिलेटेड लिखना है, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है मेंस के पर्सपेक्टिव से। ये नोट्स भी रेडी कर लीजिएगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं और बताना है कि किस तरीके से जो है रेनफॉल को ये इंपैक्ट करता है, उसकी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको लेके पूरा ब्रीफ लिखना है, डिस्कस करना है यहां पर, ठीक है ना। और दो वहां पर जो है एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, थर्मल वाला देख लीजिएगा, एक जो नई आपकी ब्रिटिशर्स की है, दो जो एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा हमको देखना है, ठीक है ना। इसके बाद जो यहां पर हेल्थ सेक्टर के बारे में जो भी आपका फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो 15th कमीशन है आपका फाइनेंस कमीशन, उसने रिकमेंड किया था रीसेटिंग द प्रायोरिटी ऑन द पब्लिक एक्सपेंडिचर टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हेल्थ सेक्टर अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस पैंडेमिक। आप समझिएगा कि एक तो हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की पहले से ही प्रॉब्लम है ना, बहुत सारी आप लोगों को पता होगा। अब सब अपने हिसाब से बांट लीजिएगा, जब भी प्रॉब्लम्स देखनी हो ना तो सारे लेवल पे देखना है, वर्क फोर्स के लेवल पे देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो भैया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसा है और ब्लॉक लेवल पे कैसा है, गांव के लेवल पे कैसा है, टर्शरी लेवल पे कैसा है, सेकेंडरी लेवल पे कैसा है, फिर वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, बजट की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स को निकालिए। फिर उसी प्रॉब्लम्स के लिए क्या गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव ले रही है, तो भैया किस क्षेत्र के लिए कौन सी स्पेसिफिक योजना है, नोट्स ऐसे होने चाहिए, तब आपको मार्क्स मिलते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो इसके बाद यहां पर जो लिखा गया है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंप्रूव करना भैया इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करना है, एनहांसमेंट करना है हेल्थ सेक्टर में, ताकि जो भी कोरोना वायरस से जो हमारे यहाँ प्रभाव पड़ रहा है उसको क्या कि उसका परिसीमन किया जा सके, है ना। तो फाइनेंस कमीशन हैज आल्सो सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ टैक्स रेवेन्यू की बात की गई है, जो उसका मेन डोमेन है, या आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के कार्य वगैरह आप लोग देखते हैं, कई बार सभी लोगों ने जो है लगातार आंसर भी लिखा है, और कई लोग तो इतना बढ़िया आंसर लिख रहे हैं ना, जैसे आपके शुभम जी हो गए, संगीता पाल जी हो गए, मतलब इनके नाम तो मेरे दिमाग में बिल्कुल जो सिस्टमैटिकली बिल्कुल रोज की तरह जो है छप गए, मैं डेली इनके आंसर पढ़ता हूं। और एक शिल्पी जी हैं, शिल्पा जी हैं, जो भी नाम बोलने में मिस्टेक हो गई हो, आप समझ गई होंगी, आप लिख रही हैं तो वो आप लोगों का आंसर राइटिंग इतना बढ़िया, बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में आप लोग लिख रहे हैं, बस कंटिन्यूअस लिखते चलिए, बस आप देखिएगा खुद ही फील कर पाएंगे 3 महीने बाद कि आपने क्या गेन किया है। उस चीज को बताया नहीं जा सकता, क्वालिटेटिव अप्रोच है ना, किलो 2 किलो में नहीं होता कि कितने किलो जो है यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, भैया 2.5 किलो, ऐसा नहीं समझ में आता। आप करते रहिए और बीच बीच में मॉडल आंसर के लिए काम करेंगे। अभी थोड़ा सा स्टक हूं मैं घर में, मतलब कुछ पर्सनल जो है प्रॉब्लम्स चल रही है, 15-20 दिन से वीडियोस भी लेट हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए वीडियो आपको पर डे का मिलेगा, लेट भी हो जाए तो थोड़ा सा कंसीडर करिएगा, क्योंकि क्वालिटी मेन है,
है ना, क्योंकि दिन भर में जब भी टाइम मिले आप लोग तो 1 घंटे निकाल सकते हैं ना देखने के लिए, है ना, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता है तो, लेकिन उसके पीछे 6 घंटे का काम लगता है कि किस तरीके से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर डिलीवर की जाए। ये ज़रूरी था आप लोगों को यहाँ पर बताना, इसलिए मैंने बताया। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो है आपका टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत किस तरीके से शेयरिंग करना है उसके बारे में भी यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया था। तो प्रेसिडेंट के अंतर्गत इनको 280 के जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत इसकी स्थापना होती, कार्य वगैरह आप लोगों ने देख रखा होगा। आर्टिकल 275, आर्टिकल 282 हो गया आपका, आर्टिकल 292 हो गया, आर्टिकल 295 हो गया, ये सब आप लोगों ने देख रखा होगा, और नहीं देखा होगा तो एक बार देख लीजिएगा। रिकमेंडेशन क्या थी फाइनेंस कमीशन की वो देख लेंगे। तो फाइनेंस कमीशन की जो अपनी रिपोर्ट थी उसमें उसने अंडरलाइन किया कि भैया बहुत महत्वपूर्ण है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि फंडिंग जो है अकेली गवर्नमेंट नहीं कर सकती, तो प्राइवेट प्लेयर्स को भी जो है आपकी वहां पर क्या करो, आप इन्वॉल्व करो, फंडिंग रेज करो। पहली चीज, फंडिंग के बिना तो कुछ होगा नहीं, इसलिए हम बार बार कोट करते हैं कंपेयर करके कि चाइना का आपका हेल्थ सेक्टर देख लो, उसमें उसका एक्सपेंडिचर देख लो बजट का, हमारे यहाँ देख लो। तो पिछले 20 साल से 30 साल से एक ही रिकमेंडेशन यूपीएससी के लिए फेमस है कि भैया हमारे यहाँ बजटरी एलोकेशन बढ़ाया जाए, लेकिन बढ़ा नहीं है, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो एक तो मैक्सिमम पॉइंट तो आपके जो है ना वो स्टैटिक ही रहते हैं, कुछ नया नहीं होता, कुछ 1-2 पॉइंट जो है नए आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका हेल्थ सेक्टर का, और जो मतलब उसको इंप्रूव करने के लिए PPP पे आप काम करो, प्राइवेट पार्टनरशिप करो, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करो। उसके अलावा इंक्रीज करो पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्थ सेक्टर को, जो आपके जीडीपी की 2.5% बाय द ईयर 2024 तक। ये करेंटली जो एक्सपेंडिचर है, बजटरी जो एलोकेशन किया जाता है जो आपका हेल्थ सेक्टर है वो 0.95% है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ऐसे डेटा को हमारे पास रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट में यही हाईलाइट होगा जो आने वाला बजट होगा, सर्वे होगा, इसको कॉर्नर करिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि होलिस्टिक एनालिसिस करने की जरूरत है प्रमोट करने के लिए PPP की जो आपकी बात कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर के अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को। उसके बाद टू मेक मेजर चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हेल्थ सेक्टर। अब देखिए वही डोमेन में बात कर रहे हैं ना भैया, प्रशासन में भी जो वहां बदलाव आना चाहिए। इट हैज बीन एम्फसाइज्ड द नीड टू क्रिएट अ सेपरेट कैडर फॉर मेडिकल ऑफिसर्स एज रिफ्लेक्टेड इन ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951। नॉर्मल सा फैक्ट है, देख जाइएगा, कंटेक्चुअल चीज है ये आपकी। देयर इज अ नीड टू इंप्रूव द सिचुएशन ऑफ डॉक्टर्स वर्किंग अंडर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। देखिए अब ये सारी चीजें वही आएंगी अगर आपको एक होलिस्टिक अप्रोच में किसी टॉपिक की समझ है ना, हेल्थ की अच्छे से समझ है, अगर आपको एग्रीकल्चर की अच्छे से समझ है, तो ऐसे टॉपिक्स है ना ये कि इनके अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। एग्रीकल्चर पढ़े तो मानसून क्यों नहीं पढ़ेंगे हम? हाँ, अब नहीं, इकोनॉमी में तो सर ये दिया है तो एग्रीकल्चर यहां पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में हम मानसून पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? एक ही चीजें हैं, सिलेबस में अलग किया गया है। अरस्तु आपके बायोलॉजी के भी फादर हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी हैं, 36 सब्जेक्ट पढ़ाते थे। क्यों? अभी भी अब्रॉड में जो कोर्सेज होते हैं वो ऐसा होता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जो हमारे यहाँ नहीं अपनाया जाता। आर्ट वाला है तो आर्ट ही पढ़ेगा, मैथ्स पढ़ लेगा तो बुखार आ जाएगी, क्योंकि मैथ्स बेकार होती है। मैथ्स वाले हैं तो बोलेंगे कि नहीं हिस्ट्री में नींद आती। क्यों? ये हमारे दिमाग का हर्डल है, ये हमारा दिमाग हमको इस तरीके से क्या करता है, वहां पर मोबिलाइज करता है, उससे बचना होता है। सबसे बड़ा फ्यूडल जो है आपका दिमाग है। आपके ब्लड का 50 से 60% जो यूज करता है वो आपका दिमाग करता है, जिसका वेट आप देखेंगे आपके शरीर के कंपैरिजन में तो बहुत कम है। जब तक आपका दिमाग आपके नियंत्रण में नहीं है तब तक आप कोई भी अच्छा काम करने में हमेशा बाधा अवरोध जो का है उसका सामना करेंगे। वैसे भी नॉर्मली हर्डल्स तो आदमी देखता ही है, कितना भी सिंसियर हो जाए प्रॉब्लम्स आती रहती है, लेकिन उससे ओवरकम कौन करेगा, है ना। ये आपके इंटीग्रिटी से सीधा सीधा लिंक होता है, जो 4th पेपर में आप लोग पढ़ते हैं। और यही क्वेश्चन 4th पेपर में यूपीएससी ने पूछा कि आप अपने जीवन से बताइए कि आपके सच्च चरित्र होने के लिए आप जो है एक एग्जाम्पल लेते हुए उसको डिफाइन करिए। अब करिए आप, हाँ करिए आप उसमें डिफाइन। मैं रोज बोलता हूं कि यहां पर जो आपके कमेंट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जिसमें से शो करे कि हाँ आपका वो है, जेन्युइन डिस्कशन करें ना, हम जेन्युइन डिस्कशन करें। क्वालिटेटिव अप्रोच में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको उसमें बात करें, लेकिन आदमी समझ नहीं पाता। दुख होता है इसमें, दुख इसलिए नहीं होता, हमको फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई बोल के चला जाए मैं अपना काम कर रहा हूं ईमानदारी से, लेकिन बात यह कि आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। आप उस चीज को समझिए कितनी बड़ी सेवा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कितनी बड़ी सेवा के लिए। आप किताबें नहीं खोले तो भी आपका दिमाग जो है वही चीजें सोचनी चाहिए, उस तरीके से पूरा का पूरा आपको अपना जो है पूरा दिमाग उस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। तो यहां पर जो अगला लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेनिंग ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ विच कैन मीट द ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज। आ गई वर्कफोर्स की बात, डॉक्टर्स भी उसी के अंतर्गत आएंगे। इन द हेल्थ सेक्टर एज वेल एज द एक्सपेक्टेड सक्सेस इन द क्रिएशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उसी से जोड़ दिया। भैया जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे तो तरह तरीके की आपके यहाँ वर्कफोर्स की, कंपाउंडर की जरूरत पड़ेगी, एनेस्थीसिया जो देते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, सफाई कर्मचारी की, तो बहुत ही ज्यादा लोगों को वहां पर रोजगार भी मिलेगा। फिर जुड़ गई वो चीजें। उसके बाद हेल्थ रिलेटेड इशू क्या है, तो भारत का जो आपका सार्वजनिक जो व्यय है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है हेल्थ सेक्टर में एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल जीडीपी 2017 वाज जस्ट 1%। देख रहे हैं आप,
1%। तो बाकी सब तो उसमें जा रहा है ना भैया, अब क्या बोले वो फिर किसी को बुरा भी लग जाएगा यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द WHO, हमारी जो रैंक है भारत की, है ना, 165 है, 165 इन द लिस्ट ऑफ 186 कंट्री। कहाँ से डेवलप्ड स्टेट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बीमार, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयड आपके लोग हैं जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, आप लोग को पता है ना। तो कहने का मतलब सारी समस्या है, लेकिन हम डेवलप हो चुके हैं। हाँ, कैसे हो चुके हैं। अभी भी हमारे यहाँ जो है मैक्सिमम चीज़ें करनी बाकी है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट ग्रोथ बता देने से नहीं होता है, जमीनी स्तर पे उतर के देखिए, दिमाग सही हो जाएगा। मैंने कचड़े से लोगों को खाना उठा के खाते हुए देखा है दिल्ली में, है ना। बहुत ही मतलब जो है कंडीशन जो है बहुत लोगों की बहुत खराब है। वो बात अलग है कि हमारे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी है कि भैया हम जो काम ऐसा ही करेंगे, हम तो इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये काम हमारे लिए छोटा है। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। अब यहीं से गांधीयन फिलॉसफी जुड़ जाएगी आपकी जाके, कि वो बोलते थे कि ऐसा समाज बनाओ जहां पर सुबह कोई जो इंजीनियर का काम कर रहा हो नेता हो, रात को मोची का भी काम कर रहा हो। कहने का मतलब भेदभाव नहीं करना। लेकिन वो सब चीज़ें कहाँ मतलब अप्लाई हो पाई, या उनका जो है इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो पाया। आज भी जो है डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज़्यादा देखा जाता है। सारे सोशल इशूज़ क्या यहाँ से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं आपके। हाँ, तो देयर जो भी आपके शॉर्टेज है यहाँ पर, ट्रेंड जो भी आपके एपिडो जो आपके मियोलॉजिस्ट होते हैं इन इंडिया, ड्यू टू लो वेजेस एंड इनसिक्योरिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो है आपका इनसिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के ज्यादा चांसेस रहते हैं कि भैया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, रेगुलर नहीं है, तो उनके अंतर्गत मोटिवेशन नहीं होता। ये हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं कि किसी फर्म में अगर आपको अपने एम्प्लॉयज से ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकालनी हो तो उनको मोटिवेशन अभिप्रेरण भी दिया जाता है ना। तो हर्बर्ट साइमन वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा। तो विच इज एन इंपॉर्टेंट इशू रिलेटेड टू इंडियन हेल्थ सिस्टम। इसके बाद एक स्टडी पब्लिश की गई थी लैंसेट में, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी कोई भी फाइंडिंग मिले आपको इसको कोट करना है ना। हेल्थ सेक्टर में ये आपका सबसे ऑथेंटिक डेटा देता है, इसी को यूज करना है, ये मार्क्स दिलाएगा। जहां जो चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं मैं बताता रहता हूं, साल भर मेंटेन करके देखिए, कोई भी नोट्स मार्केट का आपके टक्कर का नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूं आपको, ठीक है ना। तो लैंसेट, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोग आज तक लैंसेट के डेटा को यूज कर रहे थे। बिल्कुल ऑनेस्टली बताइएगा ये कि आपको कितने लोगों ने बोला है कि लैंसेट के डेटा को कोट कर रहे हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं देखना चाहता हूं। लैंसेट इन द ईयर 2018 इन टर्म्स ऑफ एक्सेस एंड जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस है। देखिए दो ही चीजें, एक तो गुणवत्ता, पहली चीज कोई चीज जो है नहीं तो उसकी उपलब्धता जो है सुनिश्चित करना। जब उपलब्ध हो गई तो उसकी गुणवत्ता भी देखेंगे, फिर अगर उपलब्ध हो गई तो क्या वायबल है, लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, वही चीजें हैं। ऑफ हेल्थ सर्विस इंडिया वाज रैंक 145 इन द लिस्ट ऑफ 195। अब देख लीजिए क्या परफॉर्मेंस है इंडिया के, कितनी पुअर परफॉर्मेंस है। अब गवर्नमेंट के यहां पर एफर्ट्स बताए जा रहे हैं। तो रिसेंटली आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक्सटेंशन ऑफ द फिजिबिलिटी गैप्स ग्रांट स्कीम टू प्रमोट पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू सेक्टर सच एज हेल्थ, एजुकेशन, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। सारे के सारे जो है वही डोमेन है। हेल्थ क्या एजुकेशन से जुड़ा नहीं है, क्या ये आपके संक्रमण से जुड़ा नहीं है, ये वाटर जो आपका कंटैमिनेशन होता है क्या उससे रोग नहीं होते, क्या उससे जो आपकी कम्युनिकेबल डिसीज है क्या वो संचरित नहीं होती, तो क्या सारे टॉपिक्स अलग हैं। एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर में बहुत ज्यादा हमारा एक्सपेंडिचर वहां पर होता है, ऊपर से प्रदूषण अलग है, बायो अक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वो नॉर्मल सी चीजें लिखी गई हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि टोटल जो है आपके ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा के अंतर्गत जो 17 ग्लोबल आपका क्या है हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा है, प्रोजेक्ट है, हैव बीन इनिशिएटेड विद वेरियस गवर्नमेंट एंड जो आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन इंडिया। तो इन सब एग्जांपल्स को हम मतलब कोट करके लिख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स देखी जा रही हैं जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, और पब्लिक रिसर्चर्स जो आपके लैबोरेटरीज हैं, है ना, वो भी वहां पर देखा जा रहा है कि इस डोमेन में भी जो आपके R&D के जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी डेवलप किया जाए। इंस्टीट्यूशंस को सच एज IITs हैव कोलैबोरेटेड विद प्राइवेट कंपनीज टू प्रोड्यूस टेस्ट किट, आप देखते होंगे, मास्क देख रहे हैं, सैनिटाइजर देख रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो देख रहे हैं। एक मेरा मतलब कजिन है, ब्रदर है, जूनियर है, कुछ बोल लीजिए, भाई है बिल्कुल, तो उसने भी डाला है अपना एक जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड आपके जो भी आपके स्टार्टअप्स चल रहे हैं, तो उसको नीति आयोग ने ऑफिस दिया है। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स भी रन हो रहे हैं जो आपके क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में काम कर रहे हैं। और पूरी आपकी जो सारी गवर्नमेंट्स की पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखिए कि अभी जो पॉलिसीज है वहां पर हाईलाइट किया जा रहा है कि हमको एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी
एनर्जी का यूज करना है, हमको जो है पॉल्यूशन को कम करना है, हमको क्या करना है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को जो है वो रीस्टोर करना है, डिग्रेडेशन को कम करना है ना, समझ रहे हैं ना। तो वैसी ही नीतियां भी दिखाई देंगी, यहीं पे पेरिस क्लाइमेट डील, यहीं पर आईएनडीसी, सारी चीजों को फिर रिवाइज करना है हमको, है ना, डेली रिवाइज करना है इसको, जहां मौका मिले पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेना। हमको मौका ढूंढना कैसे हमको टॉपिक मिल जाए कि सारी चीजों को हम रिवाइज कर लें, एक दिन सारी चीजें मुंह पे होंगी आप लोगों के, ठीक है ना। तो अभी तक ही बहुत सारे लोगों के मुंह पे है, मैं आंसर पढ़ रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कितना बढ़िया सा कनेक्टिविटी और बहुत अच्छा आंसर लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो द गवर्नमेंट हैज मेड सेवरल इंपॉर्टेंट एफर्ट्स टू इंप्रूव द हेल्थ सेक्टर इंक्लूडिंग नेशनल मेडिकल कमीशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एंड आयुष्मान भारत। नॉर्मल से 2-4 स्कीम के नाम लिख दिए और यहां पर इन्होंने कंक्लूड कर दिया। तो इनएडिक्वेट जो स्पेंडिंग है उसके बारे में बताया जा रहा है, आप इसको देख लीजिएगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल सा है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, आपका आईआर में चला जाएगा। तो ये अमेरिका सी गार्डियन जो आपका ड्रोन है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो जो इंडियन नेवी है उसने ऐड किया है USMQ-9B सी गार्डियन जो आपका अनमैन्ड ड्रोन है टू इट्स फ्लीट। बोथ दिस ड्रोन्स हैव बीन टेकन ऑन लीज फॉर 1 ईयर बाय द इंडियन नेवी। इसका नाम याद रखिएगा, किससे लिए हैं और किस जगह के लिए, कि नौसेना के लिए, थल सेना के लिए, तो नेवी के लिए, ये सब याद रखिएगा। अब इसके बारे में बताया जा रहा है, फैक्चुअल चीज है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है। अगर हम आईआर में इंडो यूएसए का मतलब लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि यूएस क्या इंडिया का नेचुरल अलाई है तो इसकी पुष्टि करिए, तो वहां पर इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू कोट कर सकते हैं कि भैया हमारे यहाँ स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप है इस लेवल तक पहुंच गई और रिसेंटली है एग्जांपल में कोट कर दिया, दैट्स इट। इसका इतना ही पोटेंशियल है और प्रीलिम्स में है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन जो नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है। तो यहां पर ये मरीन वर्जन है यूएस प्रेडेटर जो MQ-9 है आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल, है ना, ड्रोन वगैरह के बारे में आप लोग पता होगा। इसके बाद दिस इंक्लूड्स 3600 मैरीटाइम सर्विलियंस रडार्स, इसके अंतर्गत जो है सर्विलियंस रडार्स हैं मैरीटाइम, एंड ऑप्शनल मल्टीमोड मैरीटाइम सरफेस सर्च रडार है विच विल ग्रेटली इनहांस द सर्विलियंस कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन नेवी। तो सर्विलियंस की जो आपकी कैपेबिलिटी है ये तो इनहांस करने की जरूरत है ही है, क्योंकि 2008 में जो मुंबई हमला हुआ हमारे यहाँ, वो कहां से लोग आए थे आपके, बताइए, ये इंटरनल सिक्योरिटी से कनेक्ट होगा कि नहीं भैया, वहां कोट करिए ना, वहां हमारा यही तो गैप हो गया था, तभी तो लोग समुद्री रास्ते से आके ताज होटल में बैठ के हमला कर दिए। हमारी सर्विलियंस अच्छी होती ना तो हमारे यहाँ कभी ऐसा हमला ही नहीं होता, यूएस में तो नहीं होता ना, वो ओसामा वाला छोड़िए आप, है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वो एक अलग हमला था, लेकिन नॉर्मली तो नहीं होता ना। तो ये गैप था, उसको फिल करने के लिए काम नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। उसके बाद इट इज कैपेबल ऑफ फ्लाइंग एट अ मैक्सिमम एलिवेशन ऑफ 40,000 फीट फॉर मोर देन 40 आवर्स। तो कैपेसिटी बहुत ज्यादा है इसकी, है ना, ये देख लीजिएगा। इट कैन बी यूज्ड इन फंक्शन सच एज एंटी सरफेस वॉरफेयर, इंपॉर्टेंट चीज है, ये पॉइंट किनारे होने चाहिए। हमने अगर इसका मिसाइल का नाम लिखा, अगर इस ड्रोन का नाम लिखा या किसी भी मिसाइल का, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये सब चीजें जो है ऐसे ऐसे पॉइंट में लिखना चाहिए हमको, है ना, रेगुलर देखना चाहिए। उसके बाद डिजास्टर रिलीफ की तरह काम कर सकता है, सर्च एंड रेस्क्यू में, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, लाइक प्रिवेंटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल इमिग्रेशन एंड पायरेसी। तो भैया ये सब तो सर्विलियंस से ही कनेक्टेड हो गया, तो वही चीजें बताई जा रही है। अब इसके एक्विजिशन के बारे में बताया जा रहा है, तो यह बताया जा रहा है कि यह पहली बार है जब चीन के साथ सीमा पर जब हमारा विवाद चल रहा है, चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तब इंडियन नेवी ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आपके सशस्त्र बल है उनको दी गई आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए अमेरिका की किसी कंपनी के साथ लीज कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है, जो 2 सर्विलियंस ड्रोन को अपने बेड़े में सम्मिलित किया जाएगा उसके थ्रू, है ना। तो नॉर्मल सी चीज है, जरूरत भी है, चाइना लगातार लगा हुआ है हमारे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट वन लिखा हुआ है यहां पर पॉइंट कि इंडियन नेवी एक्वायर्ड दीज ड्रोन्स इन द डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस 2020, इसको ऑलरेडी कवर किया हम लोगों ने। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस 2020 के अंतर्गत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है उसको भी डिस्कस करना है, 5, 8, 10 पॉइंट बिल्कुल लिख के और यहां पर आंसर लिख के दिखाना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूजिंग द न्यू जो आपके लीज ऑप्शन है फॉर एक्विजिशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, यही जो न्यू जो चीजें ऐड हुई हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंपॉर्टेंस इसकी बताई जा रही है, तो सीधी बात है, हमारे यहाँ सर्विलियंस का जो आर्किटेक्चर है वो डेवलप होगा तो हमारा सिक्योरिटी सुनिश्चित होगी ना, है ना। और दीज ड्रोन्स विल बी यूज्ड प्राइमरली बाय द नेवी, जो इंडियन नेवी है, फॉर सर्विलियंस इन द इंडियन ओशन, हिंद महासागर, साउथ चाइना सी, सारा का सारा यहीं पर सारी समस्याएं बनी हुई है। बट दे कैन ऑल्सो बी डिप्लॉयड फॉर सर्विलिंग अलोंग द चाइनीज बॉर्डर इफ नीडेड। बिल्कुल सही बात है, ये इसका सीधा सीधा स्ट्रैटेजिक जो है आपका इंपॉर्टेंस है। इसमें हेडिंग कैसे बनाएंगे हम, स्ट्रैटेजिक जो आपकी क्या है इंपॉर्टेंस है, क्या है स्ट्रैटेजिक जो आपकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद
यहां पर जो है बताया जा रहा है एज अ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द फोर्स द नेवी इज नाउ लुकिंग एट डिप्लॉइंग मोर एंड मोर अनमैन्ड इक्विपमेंट ड्यू टू विच द MQ-9B सी गार्डियन अनमैन्ड ड्रोन कुड बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द नेवी। पूरी यहां पर कहानी है, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हम देख चुके हैं। दिस विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन आर्मी। लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके आंसर में सबसे नीचे आना चाहिए ये पॉइंट कंक्लूजन के टाइम पे। इसके बाद यहां पर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट है, ये डीसैलिनाइजेशन, जो आपका डीसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं उसके बारे में आप इजराइल वगैरह को देखते होंगे। तो जो आपका इजराइल है वहां पर आपने देखा होगा एक क्यूबिकी करके डेजर्ट है, वो पूरा डेजर्ट था, वहां पर वो खेती कर रहा है। तो उस तरीके की ड्रिप इरिगेशन वैसी जो चीजें हम वहां से फॉलो कर, तो इसको भी वैसे लेके चलिए कि डीसैलिनेशन प्लांट। तो महाराष्ट्र ने यहां पर जो है अनाउंस किया, पेपर 3 में रख सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र हैज अनाउंस टू सेट अप अ डीसैलिनेशन प्लांट इन मुंबई। महाराष्ट्र विल बी द 4th स्टेट इन इंडिया टू एक्सपेरिमेंट विद द डीसैलिनेशन प्लांट। अब एक बात बताइए, हमारे यहाँ जितना भी अर्थ में पानी है 97% अप्रॉक्स जो है लवणीय जल है आपका, और जो लवणीय जल है आपका 2-2.5% है, उसमें भी जो उसका मैक्सिमम पार्ट है वो ग्लेशियर में है, क्रायोस्फीयर में है ना। तो उस तरीके से है, तो पीने योग्य जो लवणीय जल है वो भी बहुत कम है। तो हमारे आप देख रहे हैं कि आप पानी खरीद के पीना पड़ रहा है ना। तो इस तरीके के प्लांट्स की तो वैसे भी जरूरत है, इस टेक्नोलॉजी की हमको वैसे भी जरूरत है ना। तो आप रेगुलर देखते भी होंगे इन चीजों को, ठीक है। तो यहां पर जो है आप देखेंगे कि आसपास में मालदीव में देखते होंगे लगातार जो है वहां पर पानी की समस्या हो जाती है ना। तो डीसैलिनेशन प्लांट जो है वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां महाराष्ट्र चौथा स्टेट है जिसने इस तरीके का अनाउंसमेंट किया। अब ये प्लांट होता क्या है, ये हमको नॉर्मली जानने की जरूरत है। नाम से समझ में आ रहा है, जो सैलिनेशन उसका बढ़ गया है उसको डीसैलिनेशन मतलब विलवणीकरण करना है। तो लवण मुक्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विलवणीकरण बोलते हैं, जो विभिन्न तरीके से फिर जो आपकी क्वालिटी होगी जो भी आपकी पानी की, उसको क्या कर देगी, इंप्रूव कर देगी। तो जो गुणवत्ता से संदर्भित जो भी मानव जीवन के लिए आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए फिर वो अपना योगदान देगी। वैसे पानी का वहां पर क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाता है। तो मतलब उसको उत्पादन तो बोलेंगे नहीं क्योंकि पहले से पानी है, तो उसको क्या किया जाता है, प्रसंस्करण किया जाता है, उसका प्रोसेस हो गई ना। ये आपकी जैसे टमाटर से सॉस बनाते हैं, तो जो आपका हार्ड वाटर था उससे सॉफ्ट वाटर बना लिया हम लोगों ने। तो द रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक, जो उसको आप आरओ बोलते हैं, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन दिस प्रोसेस। बिल्कुल जैसे आपका आरओ की वर्किंग है वैसे ही है ना। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो अप्लाई किया जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो प्याज वगैरह में एनसीईआरटी में आप लोग देखते होंगे। परमिएबल मतलब उसमें से थोड़ा रिस के इधर उधर जो है वो आपका मूवमेंट होता है पानी का। टू चेंज फ्रॉम इन एन एरिया ऑफ हाई जो आपका सॉल्वेंट जो आपका एरिया होगा, है ना, जहां पर बहुत ज्यादा जो हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा, है ना, एरिया जो होगा वाटर के अंतर्गत, टू एन एरिया ऑफ लो, जो आपका जो भी आपका सॉल्वेंट एरिया है आपका कॉन्सेंट्रेशन उसका जहां पर है। तो जहां पर आपका वहां पर सांद्रता ज्यादा होगी, तो ज्यादा सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की उसकी पारगम्यता होती है ना। तो इस तरीके से जो है हार्ड वाटर, हॉट वाटर से सॉफ्ट वाटर हम क्या करते हैं वहां पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो द माइक्रोस्कोपिक जो होल्स होते हैं मेम्ब्रेन के, अलाउ करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को जो इंटर करते हैं इनसाइड बट इजेक्ट सॉल्ट एंड मोस्ट अदर इंप्योरिटीज लीविंग क्लीन वाटर फ्रॉम द अदर साइड। इसके बेनिफिट्स क्या है, तो ये आपका एक्सपेंड कर सकता है वाटर सप्लाई को, उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकता है फ्रॉम द हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो आपका साइकिल है, प्रोवाइडिंग एन अनलिमिटेड क्लाइमेटिक जो आपका क्लाइमेट इंडिपेंडेंट एंड स्टेबल सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी वाटर विच गिव्स क्लीन वाटर। नॉर्मल सी चीज है भैया, जो आपका हार्ड वाटर है, कठोर जल है, जो आपका लवणीय आपका जल है, तो वो अपने मानवीय जीवन के लिए पीने योग्य पानी तो है नहीं वो, तो भैया उसको जब आप शुद्ध कर देंगे, लवणीय वाटर बना देंगे अलवणीय को, तो उससे पानी की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। तो वो जल आपूर्ति जो हमारे यहाँ जो मीठे जल की आपूर्ति पीने के पानी की जो आपकी क्या हो रही है वहां पर कमी हो रही है, तो वो उस प्रॉब्लम से हमको क्या दिलाएगा, निजात दिलाएगा। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग, और यहां पर जो लिखा गया है कि दिस कैन प्रूव to be a boon in areas where there is no natural supply of potable water, it can provide a supply of clean water। तो जो वाटर की जो आपकी सप्लाई है, जल की जो आपूर्ति, उसको सुनिश्चित करेगा ऐसे एरिया में भी जहां पर ऐसे जल की जो है वो उपलब्धता बहुत कम है। सिंस इट्स वाटर मीट्स ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी और इट्स क्वालिटी एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स, desalination plants can also reduce the pressure on the supply of soft water from areas with over exploited water resources whose protection is
एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये कीवर्ड है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है, आप एग्जांपल से समझिए। दिल्ली, अब दिल्ली में आप किसी बिल्डिंग में देखिए, मल्टी में देखिए, तो वहां पर अगर 12 फ्लैट है, 12 बोरिंग है, सबमर्सिबल यूज नहीं करते, वाटर लेवल जो है वो पास में है, आसानी से पानी मिल जाता है, तो हर किसी ने अपनी अपनी बोरिंग बना रखी है। अब एक ही जगह जब 10 बोरिंग हो जाती है तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है, क्योंकि एनवायरमेंट के अंतर्गत अब देखते हैं नेचुरल रिसोर्स में हर चीज की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, धारण क्षमता। तो जब उससे ज्यादा हम दोहन करते हैं तो वहां पर पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन क्या, कि जितना पानी हम निकाल रहे हैं उतनी देर में वहां रिसाइकल नहीं हो रहा, क्योंकि अब सड़कें कैसी हैं आपकी, कंक्रीट की, आप पानी डालते रहिए, लोग बैठे रहते हैं सटक निकाले हुए पानी सींच रहे हैं, भैया कंक्रीट की सड़क क्यों सींच रहे हो भैया, कुछ और कर लो। वो पानी रिस्क के नीचे नहीं जाता है, मिट्टी अगर होती वहां पर तो पोरस होती तो रिस्क के नीचे जाता, तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता। लेकिन हर जगह वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, तो वो जो वाटर को जैसा रिचार्ज होना चाहिए जिस रेट से, वो नहीं हो रहा है, और उसके जिस हिसाब से निकलना चाहिए उसके 10-20 गुने से हम निकाल रहे हैं रेट से। तो क्या हो गया, इंबैलेंस हो गया वहां पर, है ना। तो उस चीजों को जो है, उन चीजों को भी एड्रेस किया जा सकेगा, मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम। यहां पर कुछ कमियां बताई जा रही हैं, हानियां बताई जा रही हैं जो आपके डिसैलिनेशन प्लांट से जुड़ी हुई है। तो पहला ये एनवायरमेंटल जो डिसैलिनेशन है इज डन बाय वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स एज द डिस्पोजल ऑफ सॉल्ट रिमूव्ड फ्रॉम वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम। नॉर्मल सी चीजें देख जाइएगा। दूसरी चीज, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग डिसैलिनेशन प्लांट्स इज हाई। इसकी जो मतलब कॉस्टिंग है, इनपुट है, बहुत ज्यादा है, फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सी वाटर फ्रॉम द प्लांट्स इनटू क्लीन पोर्टेबल वाटर कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो वैसे भी एनर्जी जो है उसका डेफिसिट देखा जाता है ना। तो यहां पर भी जो है बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, उसका यूज होगा, तो वो पॉइंट बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों आप याद रखिएगा। इसके बाद यूज जो है आपका डिसैलिनेशन प्लांट का, है ना, जो डिसैलिनेशन आपका प्लांट है, क्या है, डिसैलिनेशन प्लांट है, विलवणीकरण संयंत्र जो है उसका उपयोग बताया जा रहा है। तो ये लिमिटेड है आपका ऐसी कंट्रीज में जो आपकी मिडिल ईस्ट से संदर्भित है। हैज रिसेंटली सीन इट्स यूज इन पार्ट्स ऑफ द यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। तमिलनाडु हैज स्टॉप्ड this technology in India with 2 desalination plants installed at Minjur in Chennai in 2010 and Nameli in South Chennai in 2013। इस फैक्ट को रख सकते हैं, कहीं पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेपर थर्ड से सीधा सीधा रिलेटेड है, इकोनॉमी से। तो जो ये आपका जीएस पेपर थर्ड से है, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया जा रहा है जो प्रपोजल लाया गया था अभी, कि बैंकिंग लाइसेंस वगैरह जो है एनबीएफसी को देंगे, स्मॉल जो आपके पेमेंट वगैरह बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनको दिया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है हम वहां पर लाइसेंस देंगे, तो हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका क्या होगा, ग्रो होगा, और उससे जो एक्सेसिबिलिटी है बैंकिंग सर्विसेज की वो लोगों तक पहुंच जाएगी, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को सुनिश्चित करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि जो रिसेंट रिपोर्ट है उसके अंतर्गत कॉर्पोरेट्स को भी लाइसेंस देने की बात की जा रही थी। तो यहां पर जो रिपोर्ट है आपकी एंड इंटरनल वर्किंग ग्रुप की सेटअप बाय द आरबीआई ऑफ इंडिया हैज ड्रॉन कंसीडरेबल क्रिटिसिज्म, है ना। तो उसके द्वारा जो है वहां पर काफी आलोचना की जा रही है। तो क्या था ये प्रकरण, दरअसल आरबीआई ने अभी जो फॉर्म किया था इंटरनल वर्किंग ग्रुप, जो रिव्यू कर रही थी ओनरशिप गाइडलाइंस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो उसने अभी सबमिट की रिपोर्ट और बोला था, ये मेंशन किया था, ये मेजर रिकमेंडेशन के रूप में, कि परमिशन अलाउ कर देनी चाहिए लार्ज कॉर्पोरेट्स को और इंडस्ट्रियल हाउसेस को कि वो बिकम मतलब वो बन सके आपके प्रमोटर्स ऑफ बैंक्स, है ना। ये सारा प्रमोटर्स का ही खेल होता है स्टॉक मार्केट में, वो अलग डोमेन है। तो ये चीज थी। और अभी जो आपका करंट में जो सिनेरियो में जो डिस्प्यूट चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे, बहुत इंटेलिजेंट है वो आपके रघुराम राजन जी, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है पूरे वर्ल्ड में, यूएस तक जो है उनकी बातों को ध्यान से सुनता है, क्योंकि जब यूएस में क्राइसिस हुआ था तो उसके पहले वो अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, यूएस सोचा रहे ऐसे ही है, लेकिन जब हो गया तो उसके बाद से अगर वो छींक भी देते हैं ना तो उसको भी ध्यान से जो है वो देखते हैं यूएस वाले कि अरे इन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है ना। तो बहुत ही जो है एमिनेंट पर्सन है रघुराम राजन जी। तो और जो आपके फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर हैं जो आपके विरल आचार्य हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है जो हमारी जो भी ये सजेशन दी गई है ना, कॉलिंग इट अनप्रिडिक्टेबल। इसको अनप्रिडिक्टेबल बोला गया है क्योंकि यहां पर भी वही क्रोनी कैपिटलिज्म वाली जो है प्रॉब्लम देखी जाएगी, कीवर्ड वही आएगा आपका। तो अकॉर्डिंग टू देम, रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर / गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स with a highly disputed structure owned by industrial houses, economizing है ना, economizing in स्मॉल एक्सपेंडिचर एंड रेजिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी, पेनी वाइज जो आपका पाउंड फुलिश विल बी द सेम विच इन इटसेल्फ वुड
बी अ स्टूपिड मूव, है ना। बोलते बोलते अगर कोई चीजें ऊपर नीचे हो जाए प्रोनाउंसिएशन में तो आप उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। इसके अनुसार ये बोल रहे हैं कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकार के स्वामित्व वाले बैंक है, तो उसके मौजूदा ढांचा जो है वो बोल रहे हैं वो लचर प्रशासन है। तो अब उसको आप वहां पर और औद्योगिक घरानों को जो है आप शामिल कर लोगे तो भैया जो आपके लोग हैं उनका वेलफेयर नहीं करेंगे, शोषण करेंगे, ऐसी चीजों को आप समझिएगा। तो ये जो आपका स्वामित्व, जो इंडस्ट्रियल हाउसेस के जो आपके ओनरशिप वाले जो अत्यधिक विवादित ढांचे हैं उसके साथ अगर उसको आप रिप्लेस कर दोगे तो वो बोल रहे हैं कि ये छोटे छोटे व्यय में किफायत नहीं करेंगे, मतलब उस तरीके के जो खर्च में किफायत करने और बड़ी रकम बिना सोचे समझे अगर यहां पर व्यय करने के समान उन्होंने एक तरीके की संज्ञा दी, उससे कंपेयर किया कि इस तरीके का निर्णय है कि छोटे छोटे व्यय में आप किफायत कर रहे हैं और बिना रकम बिना सोचे समझे आप खर्च कर रहे हैं, उस तरीके के समान होगा। तो उससे कंसीडर करते हुए बोले कि ये बहुत ही आपका गलत निर्णय है। ये सब रटना नहीं है, नॉर्मल ये चीज है कि इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो वहां पर जो है ये माना जा रहा है कि किसी तरीके से जो बैंकिंग सेक्टर में हमारे यहाँ एनपीए की प्रॉब्लम है, बड़े बड़े जो आपके बिजनेस है, बिजनेसमैन है, जो घोटाले हैं हमारे पीएनबी का देख लिए वो, तो वैसे भी बैंकिंग सेक्टर समस्या से घूम रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो और भी स्ट्रेस्ड एसेट्स जो है वहां पर बढ़ जाए, क्रोनी कैपिटलिज्म देखा जाए और जो फंडिंग वगैरह उसका गलत यूज किया जाए, है ना। तो उस तरीके से इस संदर्भ को लीजिएगा। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और यहां पर आलोचना का कारण बताया जा रहा है। तो सबसे पहला जो कारण है, आरबीआई ने जो बोला है उसका जो व्यू है, दैट द आइडियल ओनरशिप स्टेटस ऑफ बैंक शुड वर्क टू प्रमोट अ बैलेंस बिटवीन इफिशियंसी, इक्विटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये तीन वर्ड याद रखिएगा, यही कीवर्ड है ना। इसमें ये जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो मार्क्स दिलाएंगे आपको, मैं हमेशा हाईलाइट करता हूं, है ना। ध्यान दिया अगर ये बीच बीच में जहां आएगा वही, क्योंकि याद नहीं होते, वो आता है तो एग्जैक्टली समझ में आता है कि ये वर्ड आपको देना है। इसके बाद जो गवर्नमेंट ओन्ड बैंकिंग सिस्टम है इज कंसीडर्ड मोर स्टेबल फाइनेंशियली बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट द गवर्नमेंट हैज एन इंस्टीट्यूशन, है ना। जो भी आपका इंस्टीट्यूशन के रूप में जो पब्लिक की आस्था है ना, उनमें जो ट्रस्ट है उससे संदर्भित यहां पर माना जा रहा है कि जितनी आपकी स्थायित्व होगी सरकार में, जितना स्थायित्व होगी आपकी राजनीतिक व्यवस्था में, उतनी बैंकिंग सेक्टर भी जो है वो आपका क्या है, स्थिर होता है। और जब बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास होगा तभी भी सरकार भी स्थिर रह पाएगी, क्योंकि जो है वो आपका मेन डोमेन है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है वही बताया जा रहा है ना। तो उसमें जो है सरकार पर विश्वास होता है एक संस्था के रूप में, है ना। वो चीजें बताई जा रही है, ट्रस्ट की बात बताई जा रही है। इसमें आप पब्लिक को भी रख लीजिए, आप इसमें सरकार को भी रख लीजिए और इंस्टीट्यूशन को भी रख लीजिए। फ्रॉम द इंपैक्ट ऑफ द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट द लार्ज रोल ऑफ प्राइवेट बैंक इज नॉट फ्री फ्रॉम इट्स रिस्क। बिल्कुल ठीक बात है। लेमन ब्रदर्स का जो आपका फेल्योर होता है यूएस में, तो आप देख लीजिए ओवर लेवरेज के कारण ही तो वो आपका संकट आया था, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, है ना। तो उसके बारे में आप लोगों को पता होगा। तो इन दिस केस द मेन कंसर्न रिगार्डिंग अलाउ किया जाता है, अलाउइंग लार्ज कॉर्पोरेट्स टू ओपन प्राइवेट बैंक इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपका कीवर्ड है, क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और टेक्निकली मे बी कॉल्ड एसोसिएटेड डेप्ट, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। एफिलिएटेड जो डेप्ट होता है वो क्या होता है, तो ये जो है आपका एक ऐसी लेंडिंग है, ये एक ऐसी सिचुएशन है इन विच द प्रमोटर ऑफ अ बैंक इज आल्सो द लेंडर हिमसेल्फ। तो भैया इनको वैसे भी सारे जो इंडस्ट्रियल आपके कॉर्पोरेट्स हैं उनको फंडिंग की जरूरत है, तो अपना ही बैंक खोल के अपने लिए ही लोन ले लिया और फिर बाद में एनपीए करा दिया। समझ गए ना आप बात को। तो इन सच अ सिचुएशन द प्रमोटर इज लाइकली टू यूज डिपॉजिटर्स मनी इन देयर अंडरटेकिंग्स। रिसेंट केसेस ऑफ आईसीआईसी बैंक, यस बैंक का केस देख लीजिए, पूरा प्रमोटर्स का गेम था वो, है ना। उसको 6 रुपए से 87 रुपए ले गए, वहां पर इन लोगों ने अपना माल बेच दिया, जो अपना शेयर था वो बेच दिया, और जो आपके नॉर्मल पीपल थे मर गए, वापस से शेयर गिर गया। इस तरीके से समस्या, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक आपका जो है एग्जाम्पल है, ठीक है ना। यस बैंक वाला बिल्कुल करंट में है, इसको आप पढ़ सकते हैं केस स्टडी के रूप में, बिल्कुल इसको पढ़ने की जरूरत है। डीएचएफएल हो गया आपका, अभी कार्वी में लोगों का पैसा फंस गया है, कल की न्यूज है ना, इकोनॉमिक न्यूज है। आर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टेड लेंडिंग द एवरग्रीन स्टेट ऑफ लोन्स इन विच द बोरोवर इज गिवन अ न्यू लोन टू रीपे द ओल्ड लोन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कनेक्टिंग लेंडिंग। इस तरीके से तो चेन रिएक्शन है ना, जो आपका एनपीए बढ़ता ही रहेगा। गरीब आदमी लोन लेने चला जाए 1 लाख रुपए, घर से पैसा निकाल लेंगे उसके, लेकिन चले गए भाई साहब पंजाब वाले, वो पंजाब बैंक वाले, पीएनबी वाले चले गए, है ना। माल्या साहब बाहर बैठे हैं, है ना, तो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, उनके बेटे यही हैं, सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन वो बाहर हैं। आप देख रहे हैं ना कि मतलब किस तरीके से अपनी पावर और पैसे का लोग उपयोग करके शोषण करते। गरीब आदमी नहीं कर सकता। हम लोग चले जाएं बड़ा बैंक में, बोले 50 लाख का लोन दे दो, घर का कागज बिना रखे मिल जाए, भला
बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप गोल्ड रख दीजिए, गोल्ड से लोन ले लीजिए, आपका 5 लाख का लोन होगा, गोल्ड होगा तो 3 लाख रुपए मिलेंगे, उससे वो प्रॉफिट बनाते हैं। कोई सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है बैंक, वो भी एक आपकी दुकान है। आपसे जितने पैसे में वो ले रहा है और आपको रिटर्न दे रहा है ना, तो घर से नहीं दे रहा है, वो कमा के दे रहा है, उसी को बेस रेट बोलते हैं बैंक में, है ना। जो बिल्कुल इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक्स बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, बहुत ईजी है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ेंगे ना, बड़ा मजा आएगा इकोनॉमिक्स पढ़ने में आप लोगों को। तो ये आपके एग्जांपल्स वगैरह बता रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और वही चीजें हैं यहाँ पर, है ना, चेन रिएक्शन बता रहा है। कनेक्टेड लेंडिंग हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द बैंकिंग सिस्टम जो है आपका फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आरबीआई हैज फेल्ड टू कंट्रोल इट। तो अभी जो है आरबीआई का यहाँ पर फेल्योर देखा जाता है, वहां पर अभी भी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। इसके बाद नेक्स्ट फेज हमारा एमसीक्यू का है, और जो पहला एमसीक्यू है हमारा, ये सहकार प्रज्ञा से रिलेटेड जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा आपका ट्रू है। पहला जो स्टेटमेंट है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सपोर्टिंग प्राइमरी कोऑपरेटिव्स टू प्ले अ लार्जर रोल इन सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड इनोवेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, ये आपका सहकार प्रज्ञा जो है लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। किसके लिए? फॉर फार्मर्स जो है आपके एसोसिएटेड विद सच इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप नोट डाउन करके किनारे करिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इंफॉर्मेटिव आपका स्टेटमेंट है, पहला बिल्कुल ट्रू है। दूसरा ये, इसके अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपकी जो भी प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, है ना, जो आपके प्राइमरी कोऑपरेटिव्स हैं इन रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री, विल बी ट्रेन्ड, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा अंडर द कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस बाय द एनसीडीसी, जो आपका नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिख के जो है इंपॉर्टेंट जो जानकारी वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जो कि आपका ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री। बिल्कुल ठीक बात है, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है आपका। तीसरा ये कि सहकार प्रज्ञा के अंतर्गत जो 45 जो आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं हैव बीन डिजाइंड टू ट्रांसफर नॉलेज, स्किल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल जो आपकी कैपेबिलिटीज है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए इसमें 45 जो है ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की व्यवस्था की गई है ना। तो इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है, इंफॉर्मेटिव है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका प्रगति मीटिंग से रिलेटेड है, बताना है कौन सा ट्रू है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, नेगोशिएशन से ये आपका थ्रू प्रगति वर हेल्ड वंस ऑन द 4th वेडनेसडे ईच मंथ विच इज नोन एज प्रगति डे, ठीक है ना। तो गवर्नेंस वगैरह के अंतर्गत देखते होंगे आप लोग इन सब चीजों को। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये मल्टीपर्पस फोरम है, लॉन्च किया गया था 2015 में। ये इनेबल करता है प्रधानमंत्री जी को, जो डिस्कस करते हैं सेंटर के साथ और स्टेट के साथ ऑफिशियली, टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस इश्यूज। तो गुड गवर्नेंस के अंतर्गत आप इसको रख सकते हैं, है ना। तो इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये है कि रिसेंटली जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने चेयर किया है, कौन सी मीटिंग है आपकी? तो 33rd आपकी प्रगति मीटिंग थी। तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था। इसका भी आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये प्लैटिपस के बारे में यहां पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि जो प्लैटिपस है ये आपका पाया गया है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया वाले एरिया में। इट इज ये आपका मैमल है, मैमेलियन ऑर्गेनिज्म है दैट लेज एग्स इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। तो नॉर्मल सी चीजें देख जाइएगा, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। एनवायरमेंट का फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। वैसे मैं बोलता हूं सारी प्रजातियां इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन देख जाना चाहिए एक बार, अगर आगे नजर के सामने में तो ठीक है, बाकी 100 क्वेश्चन तो करने नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें हम जो है प्रीलिम्स के पहले रिवाइज करेंगे। इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज अ पॉइजनस मैमेलियन ऑर्गेनिज्म एंड हैज द पावर ऑफ इलेक्ट्रो एलोकेशन, दैट इज इट हंट्स एन ऑर्गेनिज्म बाय डिटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल वेव्स। ये इंपॉर्टेंट है, जनरेटेड बाय इट्स मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तीसरा ये कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कंडक्ट किया है, जो रिसर्च कंडक्ट की गई है, तो रिसर्चर्स ने देखा है, जो आपके यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के हैं, ऑस्ट्रेलिया से संदर्भित है, कि जो इनका हैबिटाट है प्लैटिपस का, वो आपका डबल हो गया है इन जस्ट 30 ईयर। तो ये बिल्कुल गलत लिखा है यहां पर। जो इनके हैबिटाट में जो एक्सपेंशन देखा गया है, जो आपका वृद्धि देखी गई है, वो अराउंड 22% है ना। तो 2 गुना लिख दिया था, वो गलत है आपका। इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं कितने गुना बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा है, ये जानने की जरूरत है कि अगर इनके हैबिटाट में किसी तरीके की वृद्धि हुई है, तो कुछ तो उनके जो फेवरेबल कंडीशंस होंगी वो वहां पर उनको मिली हुई होगी। तो ये हमारे लिए रिसर्च का विषय नहीं। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ऊपर के दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका 1 और 2 ओनली हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।